इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 6। टूडेज गोल एरिया वेक्टर पढ़ लेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे और गॉस लॉ। गॉस लॉ में ज़्यादातर डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन का पोर्शन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस पर जो फॉर्मूला डेरिवेशन से निकल के आया है ना, उस चीज़ को अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता क्या है, तो सबसे पहले याद रखना एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके। द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझो, देखो एरिया का मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हो, एरिया एक वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे। तो जैसे कि ये एक सरफेस है, इस सरफेस का डायरेक्शन कहाँ होगा, या तो ये पेपर के नीचे होगा या पेपर के ऊपर। जैसे कि अगर इस तरह से क्रॉस लिखा हुआ है मतलब इसका डायरेक्शन पेपर के नीचे है, इस तरह से डॉट लिखा हुआ है मतलब इसका डायरेक्शन पेपर के ऊपर है। तो अगर कोई सरफेस है और उस सरफेस का डायरेक्शन निकालना है या उस सरफेस का एरिया निकालना है या उस सरफेस का एरिया वेक्टर निकालना है, तो वो उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, या सरफेस के नीचे या तो सरफेस के ऊपर, वो दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये एक 3D डायमेंशन है। ठीक है, 3D या 2D बोल सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल में समझो, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। इसमें एक सरफेस है ना, ये सरफेस एक स्क्वायर एक सरफेस है जिसका ए क्या है, साइड है। इसको y एक्सिस और x एक्सिस में रखा गया, तो इसका एरिया कहाँ होगा, इसका एरिया या तो पेपर के नीचे होगा, है ना, पेपर के ऊपर या तो पेपर के नीचे। मतलब अगर कोई सरफेस y डायरेक्शन और x डायरेक्शन में है तो उसका एरिया वेक्टर या तो निगेटिव z एक्सिस में होगा या पॉजिटिव जेड एक्सिस में होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ये साइड है ए स्क्वायर, है ना। ये देखो एरिया हो गया। और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा या तो हम लोग इसको प्लस के कैप में लिखेंगे या तो माइनस के कैप में लिखेंगे। यही दो चीज लिख सकते हैं ना, माइनस के कैप या प्लस के कैप। तो देखो एरिया वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए का स्क्वायर, दूसरा इसका यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, प्लस के कैप या माइनस के कैप या माइनस के कैप। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो, वाई वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, अब ये जो ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो ये एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो इसका एरिया कहाँ होगा, वाई डायरेक्शन में। मतलब या तो पॉजिटिव जे एक्सिस में होगा या तो निगेटिव जे एक्सिस में होगा। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस जे एक्सिस, मैग्नीट्यूड हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस जे एक्सिस। इस तरह से एरिया वेक्टर आसानी से निकाल सकते हो, है ना। चलो ओके, अगर वो 2D के लिए था, अगर लेकिन 3D का सवाल आ जाए कि 3D सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमेशा याद रखना आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब सिंपली 3D से आउटवर्ड नॉर्मल में एरिया निकाल दो। जैसे कि ये एक क्या है, क्यूब है, तो इस सरफेस का एरिया है ना, इस सरफेस का एरिया आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर की तरफ, इस सरफेस का एरिया आउटवर्ड नॉर्मल। देखो इस सरफेस का एरिया आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब 3D सरफेस में आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा, उसका एरिया वेक्टर होगा। सेम यहाँ पे सिलेंडर में भी है और ये एक स्फीयर में भी है, तो आउटवर्ड नॉर्मल होगा 3D सरफेस में एरिया। चलो ओके, एरिया वेक्टर पढ़ लिए। अब एरिया वेक्टर से ही रिलेटेड, एरिया वेक्टर क्यों पढ़े, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरह से फाई से डिनोट करते हैं। अब देखो कहता क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एरिया। जैसे कि देखो ये एक एरिया है ना, इसमें से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, इस एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या हो गया, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया। मतलब एरिया से जितना भी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा वो उसके फ्लक्स के बराबर होगा। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कितना 5 लाइन पास कर रहा है तो फ्लक्स 5 के बराबर, 3 लाइन पास कर रहा तो फ्लक्स 3 के बराबर। मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली टू द एरिया। हो गया ओके। और भी चीज़ें होती है ओके, ये भी होता है जैसे कि यहाँ पे एरिया छोटा है, तो ये एरिया छोटा है तो यहाँ पे 2 ही फील्ड लाइन पास हो रहा है। ये एरिया बड़ा है तो इसमें देखो टोटल 4 लाइन पास हो रहा है। मतलब
फ्लक्स क्या हो रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर आपका एरिया बड़ा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा। मतलब जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे भी डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसी तरह एंगल पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि ये एक एरिया है ना, ये एक एरिया है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, इस तरह से आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ये है तो इसका जो स्ट्रेट है ना, नॉर्मल, याद रखना ऊपर में है ना फ्लक्स, फ्लक्स का डिफिनेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर पास करना है, किसी भी एंगल पे नहीं पास करना है। तो ये जो होगा, जैसे कि ये अगर थीटा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ई कोस थीटा। मतलब जो परपेंडिकुलर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कंसीडर करेंगे, ना कि किसी एंगल पे दिया रहेगा उसको नहीं, परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। तो देखो क्या फ्लक्स कोस थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है ना, इस तरह से रहेगा तो कोस थीटा पे भी डिपेंड कर रहा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो अब आगे देखते हैं, इस पे भी डिपेंड कर रहा, मतलब फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मीन्स फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया मीन्स फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा, है ना। ये तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है। अब तीनों को एक साथ अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। क्या हो गया, ई ए कोस थीटा। और ये जो थीटा है हमारा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो होगा उसको क्या बोलेंगे, थीटा। ओके, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। देखो अगर फ्लक्स को लिखे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, क्या हो गया, ई डॉट ए, डॉट हटा देंगे तो कोस थीटा लिख देंगे, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब ध्यान से समझो, ई डॉट ए तो आ गया। अब इसमें से हम लोग कुछ चीज़ें इसको बदल सकते हैं। एक सेकेंड, देखो अब ध्यान से समझना, सुनना। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये एक स्केलर क्वांटिटी, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ओके, अब एसआई यूनिट अगर जानना होगा तो एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट अगर हम लोग लिखें तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन बाय कूलम, मीट और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। एक तो ये लिख सकते हो, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसका क्या होगा, वोल्ट बाय मीटर होता है, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। ये कट गया तो क्या लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर। मतलब वोल्ट मीटर भी क्या है, हमारा फ्लक्स का यूनिट है। लेकिन अगर एसआई यूनिट का बात किया जाए तो एसआई यूनिट इसको कह सकते हो, ठीक है। बाकी सब भी इसका यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट ये है, ठीक है। चलो समरी अगर चेक किया जाए तो देखो, इस टाइप का अगर डायग्राम दिया रहेगा, ये इसका एरिया है तो एरिया वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू लिखेंगे ई डॉट ए, है ना, ई डॉट ए, और फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, है ना। कोस थीटा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसी सॉरी, जिस डायरेक्शन में एरिया रहेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा। जैसे कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एरिया होगा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या, एरिया वेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। फ्लक्स अगर इस टाइप का डायग्राम दिया है, फ्लक्स लिखना है तो ई ए कोस थीटा, जो एंगल है परपेंडिकुलर एंगल ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगर मान लो, अगर सवाल आए कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पास कर रहा है किसी भी एरिया से, तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो इससे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फ्लक्स निकाला जा सकता है। लेकिन आज तक सवाल नहीं आया नीट में, नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आज तक न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है। ओके चल,
अब हम लोग चलते हैं सवाल पे कि कुछ टाइप का सवाल हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, चलो देखो, जैसे कि ये एक क्या है, सरफेस है, इसका एरिया इस डायरेक्शन में दिख रहा है। ठीक है, एरिया इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, उसी डायरेक्शन में है ना। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया क्या है, मतलब थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है। फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स लिख सकते हैं क्या, ई ए कोस थीटा, है ना, ई ए कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि कोस थीटा क्या होगा, ई ए कोस 0 डिग्री, मतलब फ्लक्स हो जाएगा ई ए, क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा ई ए। अब ध्यान से समझना है, ये वाला थोड़ा सा देखने में अजीब सा लगता है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया देखो ये क्या है, एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है इस टाइप का, तो एरिया या तो इसका पेपर के नीचे होगा या तो पेपर के ऊपर। तो देखो, अगर इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे एरिया पेपर के नीचे होगा, तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। कैसा बनेगा, इस टाइप का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो कभी भी इस टाइप का डायग्राम दिखे ना, इस टाइप का, कि एरिया जो है वो क्या पेपर के नीचे या पेपर के ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इस डायरेक्शन में है, मतलब समझ जाना क्या, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया कितना हो गया, जो थीटा है वो 90 डिग्री है। फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना, 0, मतलब फ्लक्स इस समय क्या हो जाएगा, 0। मतलब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 90 डिग्री आ गया, मतलब फ्लक्स क्या होगा उस समय, बिल्कुल 0 होगा। ठीक है, एक और सवाल समझो, ये भी एक अच्छा टाइप का सवाल है। देखो, इस टाइप का डायग्राम है, ठीक है, इस टाइप का डायग्राम है। अब हम इसमें से ऐसे समझेंगे, देखो, अगर ये डायग्राम है तो इसका एरिया, सबसे पहले एरिया निकालना होगा। तो एरिया क्या होगा, एरिया कुछ इस टाइप से होगा, क्या होगा, एरिया यहाँ होगा। और देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ ऐसे जा रहा है, इसमें 3D थोड़ा सा विजुलाइजेशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता है। ठीक है, देखो, अब इसमें से सबसे पहले सबसे दिक्कत क्या होता है कि ये जो सर्कल है इसका एरिया कैसे डिसाइड करें। तो एरिया हमेशा ऊपर, मतलब नॉर्मली होगा, एरिया इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया है। अगर सवाल पूछे कि आप बताएं एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया कितना है, तो टोटल तो 90 डिग्री, ये 30 है, तो ये वाला एरिया हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब जो थीटा हमें चाहिए वो 60 डिग्री है। ज़्यादातर बच्चा इसमें क्या करता है कि ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इस साइड में एरिया ले लेते हैं, एंगल हो जाता है 30 डिग्री, जो कि गलत है। एरिया हमेशा क्या होगा, ऊपर होगा, मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ध्यान से इस टाइप से पहले तो एरिया को समझना पड़ेगा। ठीक है, थीटा निकल गया, क्या करेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस 60 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, क्योंकि सर्कल है तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एंड साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ई टू पाई आर स्क्वायर, साइन 60 क्या हो जाएगा हमारा, साइन 60 √3/2, क्या हो गया, √3/2। तो फ्लक्स का जो वैल्यू आ गया वो आ गया √3e πr²/2। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, √3, सॉरी साइन थीटा लिख रहे, कोस थीटा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, ये हो गया क्या, ई ए कोस 60 डिग्री, मतलब ई एरिया हो गया πr² एंड कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो फ्लक्स हो गया क्या हमारा 1/2 ई पाई आर स्क्वायर, 1/2 ई पाई आर स्क्वायर, ये ठीक है, √3/2 नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल हमें लेना है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। हमेशा ध्यान रखना एरिया निकालने में ही प्रॉब्लम होता है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया रहता है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और सबको लगेगा क्या, एरिया ऊपर है,
देखो सबको क्या लगना चाहिए, लगेगा कि एरिया ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ इस डायरेक्शन में है ना, और ये वाला एंगल ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, ये 45 डिग्री दिया है, ये 45 हो जाएगा और ये एरिया हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 45, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ध्यान रखना, अगर डायरेक्टली इस तरह से सर्कल दिया है और वाई एक्सिस और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस नहीं दिया है, तो सिंपली ऐसे देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं दिया है, सर्कल दिया है डायरेक्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे दिया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से दे दिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं दिया है, तो सिंपली एरिया कहाँ होगा, एरिया होगा या तो पेपर के नीचे या तो पेपर के ऊपर, ठीक है, पेपर के नीचे या पेपर के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे देखो पेपर के नीचे भी एरिया होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। अगर एरिया पेपर के ऊपर भी हुआ, ठीक है, पेपर के ऊपर भी हुआ तो भी थीटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 90 डिग्री कितना, थीटा अगर 90 डिग्री आ गया तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा ई ए कोस 90 डिग्री, मतलब फ्लक्स हो गया 0 डिग्री। कब, जब यही सर्कल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया रहता तो एरिया हो जाता ऊपर, इस टाइप में एरिया हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ नहीं दिया है, तो एरिया हम लोग मानेंगे या तो पेपर के नीचे पेपर के ऊपर। जैसे कि ये सवाल देखो, यहाँ पे ये वाला वाई एक्सिस नहीं दिया रहता ना, ये वाला वाई एक्सिस नहीं दिया रहता, डायरेक्टली इस टाइप से रहता, तो यहाँ पे भी क्या होता है, फ्लक्स हो जाता है 0, क्यों, क्योंकि थीटा आता 90 डिग्री। लेकिन क्योंकि ये वाला सर्कल जो है वो किस में दिया हुआ है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के फॉर्म में दिया है, ये जो लाइन है ना ब्लैक वाला लाइन, यही डिसाइड करता है कि एरिया कहाँ जाएगा। यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है, कोई भी लाइन नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर का एंगल है 90 डिग्री, फ्लक्स हो गया 0, ठीक है। चलो अगले सवाल पे देखो क्या है, ये इस टाइप का एरिया दिया है ना, एरिया है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है, एरिया है, फ्लक्स निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। क्या ये एरिया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में कहीं लिखा हुआ नहीं है, नहीं है ना कहीं पे भी, बस ये थीटा दिया हुआ है, ऐसे दिया है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये नहीं, थीटा के साथ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे दिया है, मतलब कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं दिया है कि ये वाला वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में ये एरिया को कहीं पर रखा नहीं है, मतलब स्पेस में है, मतलब इसका एरिया या तो पेपर के क्या होगा, ऊपर या पेपर के नीचे। तो ध्यान से देखो, ये पेपर के नीचे है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री के साथ है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा ई ए कोस 90 डिग्री, ई ए कोस 90 डिग्री, मतलब फ्लक्स हो गया 0, ठीक है, सिंपली फ्लक्स क्या हो गया 0। चलो सेम यहाँ पे भी देखो क्या है, ये एक सरफेस है ना, ये सरफेस है, इसका एरिया क्या होगा, पेपर के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कुछ ऐसा जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये हो गया एरिया वेक्टर पेपर के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो थीटा क्या हो गया, इसके बीच में भी थीटा हो गया 90 डिग्री, मतलब फ्लक्स हो गया ई ए कोस 90 डिग्री, मतलब फ्लक्स हो गया 0, ठीक है। इस टाइप से समझना है, जब तक कोई भी सरफेस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में नहीं दिया रहे तब तक मानना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ध्यान रखना सरफेस अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में लिखा है तो एंगल निकाला जा सकता है एरिया वेक्टर का, लेकिन अगर कोई भी एक्सिस में नहीं लिखा है, डायरेक्टली इस तरह से डायग्राम दिया है, तो क्या होगा, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और वो 90 डिग्री है, मतलब फ्लक्स क्या होगा 0 हमेशा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे सरफेस कहाँ हो, एक्स और वाई एक्सिस में, जैसे कि देखो ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस में है, इस तरह का अगर दिया रहेगा तो हम लोग किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। चलो सवाल देखो, जैसे कि ये एक सरफेस है ना, ये एक सरफेस है, देखो कुछ इस टाइप का एक सरफेस है, इस टाइप, एक मिनट, एक सेकेंड, देखो ये एक सरफेस है, इसका एरिया कहाँ होगा, ऊपर है ना,
एरिया हो गया ये डायरेक्शन में ऊपर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कुछ ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसे, ठीक है। और ध्यान से देखना, देखो ये एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, ये वाला थीटा दिया है, तो ये वाला थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, है ना। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 माइनस थीटा। तो अगर इसका फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स क्या लिखेंगे, देखो इसको छोटा में यहीं पे लिख के बताते हैं। देखो इसमें अच्छा से दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये वाला क्या है हमारा, एक डायग्राम दिख रहा है ना, डायग्राम दिख रहा है, एक सेकेंड, है ना। देखो ये वाला सरफेस यहाँ पे ले आया है ना, ये वाला सरफेस, इसका एरिया इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो क्या हम लोग इसका फ्लक्स लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस, और थीटा कितना है, थीटा, ये वाला थीटा तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के साथ लिखेंगे, तो 90 माइनस थीटा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देखो और एरिया क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल की तरह है, तो एल स्क्वायर लिख सकते हो, ई एल स्क्वायर साइन थीटा हो गया गैस का फ्लक्स। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल सेम। देखो ये क्या है, सरफेस है, इसका एरिया ऊपर होगा, ये वाला एंगल थीटा दिया है, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा दिया है, मतलब फ्लक्स क्या लिख सकते हैं, ई ए कोस थीटा, ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ई एल स्क्वायर कोस थीटा। देखो ई एल स्क्वायर कोस थीटा, सेम ये सिचुएशन अलग है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और एरिया ये होगा, ये वाला हमारा थीटा दिया है, तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब क्या लिखेंगे, ई ए कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, मतलब इसका आ गया ई एल स्क्वायर साइन थीटा। तो इस तरह से थोड़ा सा विजुलाइज करके ध्यान रखना। ओके, अगर मान लो कल को बहुत सारा सवाल इस पे आ सकता है, नहीं आ सकता है, जितना नोट्स में है ना उतना ही सवाल को बार बार रिवाइज करके लिख के समझ लेना कि ये वाला एरिया किधर निकल रहा है, ये वाला एरिया किधर निकल रहा है, तो जितना वेरिएशन नोट्स में कराया हुआ है उतना अगर ध्यान रखोगे तो एक सवाल आता है, जैसे कि इस टाइप का सवाल आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कहीं नहीं दिया, डायरेक्टली जीरो मानेगा, क्यों, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। यहाँ पे भी इसका भी जीरो आया, क्यों, क्योंकि थीटा क्या हो गया। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे समझ सकते हो कि एरिया ऊपर ले लेंगे, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब आ जाएगा ई ए साइन थीटा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला सरफेस जो है एक्स और वाई एक्सिस में नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में जो थीटा है वो 90 डिग्री है, ठीक है। अगर उस तरह से वेक्टर दिया रहता तो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया रहता तो डिसाइड करते कि थीटा है या 90 माइनस थीटा है, तब उस टाइप से आंसर लाया जाता है, ठीक है। जैसे कि दो एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कर लिए, अगर कभी आया सवाल थोड़ा सा टफ करके तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है, इस टाइप का सवाल पूछ सकता है। थीटा यहाँ पे दे देगा 90 माइनस थीटा के हिसाब से आपको निकालने के लिए बोल देगा, हाँ जब तक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस नहीं रहे तब तक क्या है, थीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों 90 डिग्री के बीच में है, सीधा फ्लक्स जीरो हो जाएगा। चलो, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वर्ड पकड़ना, ठीक है, वर्ड पकड़ लोगे सवाल हो जाएगा। देखो, फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, हमें कहाँ से फ्लक्स निकालना है, कर्व थ्रू द कर्व सरफेस, एक ये हेमिस्फेयर है ना, ये हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स बताना है, जिसका एरिया जिसका रेडियस आर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है। थ्रू द कर्व सरफेस अगर लिखना है तो डायरेक्टली फ्लक्स इज इक्वल टू ई हो गया, और एरिया लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पायर स्क्वायर, ये वाला देखो ये है ना, ये क्या है, एक सर्कल की तरह है, तो पायर स्क्वायर। अगर सवाल पूछे कि एक हेमिस्फेयर है और उसके कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और एरिया लिख दो, मतलब सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पाई आर स्क्वायर। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल सेम इसी टॉपिक से, ओके, फाइंड द फ्लक्स लिंक टू द कर्व सरफेस, मतलब
वो फ्लक्स निकालना है जो कर्व सरफेस से लिंक है, पास नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या था, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, कर्व सरफेस के थ्रू जो कर्व सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो निकालना है। यहाँ निकालना है कि कर्व सरफेस से लिंक जो फ्लक्स है वो निकालना है। सिंपल, फ्लक्स क्या है, लिंक, लिंक ऐसे लिख सकते हो। लिंक जो फ्लक्स है वो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पाई आर स्क्वायर और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही दो चीज पूछा जाता है जेई वगैरह में। नीट में तो नहीं आया है, लेकिन यही वर्ड बदल देगा कि फ्लक्स लिंक, लिंक जो है कर्व सरफेस का साथ वो लिखो, या वो फ्लक्स बताओ जो कर्व सरफेस के थ्रू है ना, कर्व सरफेस के थ्रू है वो वाला फ्लक्स बताओ, या फ्लक्स लिंक जो है कर्व सरफेस के साथ वो बताओ। इसका प्रॉपर डेरिवेशन वगैरह भी होता है जो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं बनाना होता है इसको, ठीक है। अब ये ध्यान में होना चाहिए कि अगर मान लो वर्ड नहीं आया, ये स्टेटमेंट नहीं आया, डायग्राम्स के बेसिस से पूछ दिया जाए तो देखो, ये हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर से अगर फ्लक्स पास कर रहा, हेमिस्फेयर से अगर फ्लक्स पास कर रहा है ना कर्व सरफेस, क्या है, थ्रू द कर्व सरफेस, ये वाला क्या है, थ्रू द कर्व सरफेस, तो क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो लिंक, तो फ्लक्स ऐसे दिखेगा, इसके कर्व सरफेस से लिंक रहेगा, पास नहीं हो रहा, देखो एंट्री नहीं कर रहा, अंदर इसके एंटर नहीं कर रहा, ऊपर ऊपर से है ना, ये लिंक है। तो ये दोनों डायग्राम के हिसाब से आप फ्लक्स निकाल सकते हो। ओके, ये भी ये ध्यान रखना, सिंपल क्या, थ्रो द कर्व सरफेस से हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पाई आर स्क्वायर, लिंक सरफेस, ये डायग्राम है दोनों का, डायग्राम ध्यान रखना, 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग एक सवाल करेंगे, इसमें क्या है कि एक क्यूब वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, तो हमें नेट फ्लक्स निकालना है, इस पूरे क्यूब का नेट फ्लक्स क्या होगा वो निकालना है। तो क्या करेंगे, एक एक फेस का निकालना होगा, इस फेस का अलग निकलेगा, इस फेस का अलग निकलेगा, इस फेस का अलग निकलेगा, इस फेस का अलग निकलेगा। तो एक एक फेस का पहले तो हम लोग फ्लक्स निकाल लेंगे, उसका डायरेक्शन भी चेक कर लेंगे, उसके बाद सारे फ्लक्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, फ्लक्स क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो निकाल के हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन कैसा आ रहा है, ठीक है। चलो, इनमें से कुछ चीज़ें पहले हम लोग एज्यूम करेंगे, जैसे कि हम लोग मान के चलेंगे ये वाला जो फेस है इसको फेस 1 मान लो, ठीक है। तो फेस 1 एरिया भी इधर ही होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर इसको हम लोग देखें तो एरिया इधर होगा, इसको फेस 2 मान लो, ये वाला फेस इसका एरिया इस डायरेक्शन में होगा तो फेस 3 मान लो, ठीक है। ओके, ये वाला का एरिया इस डायरेक्शन में होगा, इस फेस को 4 मान लो, क्योंकि एरिया सबका सेम होगा, एरिया तो बदलने से रहा, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसका वैल्यू हम लोग ए स्क्वायर कर देते हैं, अगर ये क्यूब है इसका साइड का वैल्यू ए है तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इसका आ जाएगा, एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर। सबका एरिया क्या होगा, एरिया सबका सेम होगा ए स्क्वायर, ये फेस 2 हो गया, इसका भी एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, एरिया निकाल लिए। अब हम लोग एक एक फेस का फ्लक्स निकालने की तरफ चलते हैं, ठीक है, एक एक फेस का फ्लक्स देखो, चल देखो, अगर हम लोग फ्लक्स 1 निकाले, ठीक है, तो क्या होगा, ई ए कोस थीटा, है ना, ई ए कोस थीटा। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया इस डायरेक्शन में है ना, पहला फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया 180 डिग्री पे है, ठीक है। तो हम लोग पहला जो है उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा 180 डिग्री, मीन्स हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स 1 इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर कोस 180 डिग्री, माइनस में आता है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा माइनस ई ए, ठीक है। पहला जो फ्लक्स आया माइनस में आ गया, ठीक है। दूसरा फ्लक्स चलते हैं दूसरे फेस पे, ये देखो दूसरा फेस, तो दूसरा फेस फ्लक्स 2, फ्लक्स 2 इज इक्वल टू लिखेंगे ई ए कोस थीटा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है
और एरिया इस डायरेक्शन में है ना, एरिया इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एंगल हो गया 90 डिग्री, मतलब दूसरा फ्लक्स कितना आ गया, जीरो, एंगल 90 डिग्री, दूसरा फ्लक्स जीरो। ओके, हम लोग तीसरे फ्लक्स पे चलते हैं, तीसरा फ्लक्स, ठीक है, तीसरा फ्लक्स, फ्लक्स तीसरा, देखो एरिया हो गया ई ए कोस थीटा, अब एंगल देख लेते हैं, तीसरा तीसरा फेस कौन सा, ये वाला, ध्यान से देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और एरिया भी इस डायरेक्शन में है, थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया 0 डिग्री, मतलब फ्लक्स 3 आ गया ई ए स्क्वायर कोस 0 डिग्री, फ्लक्स 3 हो गया ई ए स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग फेस 4 पे चलते हैं, ठीक है, फ्लक्स 4 इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, है ना। ओके, देखो यहाँ पे एरिया इस डायरेक्शन में और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो देखो यहाँ पे बना देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया 90 डिग्री, फ्लक्स हो गया ई ए कोस 90 डिग्री, मतलब क्या आ गया, जीरो। देखो अब हमें सारे फेसेस का फ्लक्स निकल गया, और हमें अगर लिखना हो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1 फ्लक्स 2, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी स्केलर है, तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो फ्लक्स 1 जो आ रहा है माइनस ई ए स्क्वायर, फ्लक्स 2 जो आ रहा है जीरो आ रहा, फ्लक्स 3 क्या आ रहा, प्लस ई ए स्क्वायर, प्लस फ्लक्स 4 आ रहा जीरो, मतलब ये माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब जीरो आ गया, मतलब ये जो क्यूब दिख रहा है इसका नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स जीरो हो रहा है, नेट फ्लक्स क्या हो रहा, जीरो। बाकी फेसेस का आ रहा, फेस 1 का फ्लक्स आ रहा माइनस ई ए स्क्वायर, फेस 3 का आ रहा प्लस ई ए स्क्वायर, और 2 और 4 का जीरो आ रहा, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है, ये क्यूब है ना, क्यूब का नेट आ गया जीरो, तो क्यों जीरो आ रहा है इसके बारे में बात करते हैं। तो कोई भी क्लोज सरफेस हो, ठीक है, ये क्लोज सरफेस है, और इस क्लोज सरफेस का अगर नेट फ्लक्स देखोगे तो जीरो ही आएगा, क्यों, नेट फ्लक्स जीरो क्यों आता है वो बात करते हैं, तो ध्यान से समझो, ये एक क्लोज सरफेस है, तो जितना फ्लक्स इसके अंदर इंटर करेगा उतना ही फ्लक्स इसके बाहर जाएगा, तो इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स। अब सवाल आता है कि इनवर्ड जो फ्लक्स होता है वो निगेटिव में आता है, आउटवर्ड जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव आता है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हो रहा था, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक फेज से फ्लक्स इंटर कर रहा, एक फेज से फ्लक्स बाहर जा रहा, बाकी दो फेज से तो पहले से जीरो था क्योंकि 90 डिग्री पे। यहाँ पे भी अगर एक स्फीयर का नेट फ्लक्स पूछा जाए, है ना, नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स के बराबर हो जाएगा, इनवर्ड फ्लक्स निगेटिव होता है, आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, क्या, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी क्लोज एनी 3D सरफेस को रख दिया जाए, कोई भी 3D सरफेस को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज ऑलवेज जीरो, क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल, ये देखो एक स्फीयर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे समझो, ये एक, या हाँ, ये एक स्फीयर है, इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पूछा है, सवाल पूछा है, फाइंड द फ्लक्स फील्ड इंटरिंग थ्रू द स्फीयर, मतलब जो इंटर कर रहा है ना फ्लक्स, जो फ्लक्स इंटर कर रहा है, क्या निकालना है हमें, फ्लक्स इंटरिंग फ्लक्स, इंटरिंग फ्लक्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, देखो इसका एरिया किधर होगा, इसका एरिया सिंपल एरिया क्या होगा, निकालना पड़ेगा इस टाइप से, 3D स्ट्रक्चर से इसका एरिया निकलेगा। तो सिंपली याद रखो, यहाँ पे देखो ये भी स्फीयर था, तो स्फीयर का इनवर्ड फ्लक्स क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का मल्टीप्लाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया का मल्टीप्लाई, लेकिन याद रखना है इंटरिंग फ्लक्स जो होगा वो निगेटिव होगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, ये इसका डॉट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, एरिया के जगह पर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इस टाइप से बनेगा इसका एरिया बीच में, तो पाई आर स्क्वायर ये वाला एरिया सर्कल बनेगा तो पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसका आंसर होना चाहिए माइनस ई इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस लगा दो, एग्जैक्ट आंसर ये होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं है, अगर प्लस में भी है तो आंसर लिख सकते हो, ऐसा कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर निगेटिव आंसर है तो निगेटिव आंसर टिक करेंगे, ठीक है। तो इंटरिंग फ्लक्स ये होगा और बाहर जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, आउटवर्ड फ्लक्स हो जाएगा प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। नेट फ्लक्स अगर देखना चाहेंगे, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर दे देंगे, ठीक है। तो दोनों का अगर ऐड करोगे तो नेट फ्लक्स पूछेगा। अगर यहीं पे सवाल रहता ना कि यहाँ पे हटा के नेट फ्लक्स लिख दिया जाता तो 0 आ जाता है आंसर, लेकिन एंटरिंग फ्लक्स था तो हम लोग क्या लिए, आंसर आ गया, ठीक है। गॉस लॉ के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे कि देखो क्या है गॉस लॉ, कहता क्या है, डिफिनेशन क्या है, द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। ये रहा क्लोज सरफेस, मतलब इस पूरे क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स जो है इज 1/ε0 टाइम ऑफ नेट चार्ज इन बाय द क्लोज सरफेस। मतलब सिंपल कहना है कि फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, 1/ε0 इंटू नेट चार्ज। मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी नेट चार्ज होगा उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फ्लक्स निकल जाएगा। ये गॉस लॉ का डिफिनेशन है। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स इन क्लोज सरफेस में जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके मल्टीप्लिकेशन पे होगा, जितना भी उसके अंदर चार्ज होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/ε0 के साथ, तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। ये गॉस लॉ का डिफिनेशन है। हम लोग टोटल फ्लक्स का कैसे डिफिनेशन पढ़े हैं, तो फ्लक्स इक्वल टू पढ़े थे ई इंटू ए, है ना। ये क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए, है ना, यही चीज है। तो टोटल फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस इक्वल टू क्या, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके, या इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीए का इंटीग्रेशन। तो ये दोनों फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ई ए या क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। किसी भी क्लोज सरफेस में जितना नेट चार्ज होगा उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्लक्स निकल जाएगा थ्रू द गॉस सरफेस। अब बाकी फ्लक्स का एक ये फॉर्मूला है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया मतलब ई डॉट ए मतलब ई ए कोस थीटा। अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस तरह से इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ सवाल पे चलते हैं। देखो ये एक क्लोज सरफेस है ना, क्लोज सरफेस है ऐसे, देखो एक क्लोज सरफेस ये है, एक क्लोज सरफेस ये है, इसके बीच में एक चार्ज क्यू रख दिया गया है, ठीक है। इस पहले वाले क्लोज सरफेस का नाम 1 ले लो, ठीक है। दूसरे वाले क्लोज सरफेस का नाम 2 ले लो। तो बोला गया है कि पहले वाले क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकला उसका वैल्यू बताएं, दूसरे वाले से जो निकला उसका वैल्यू बताएं। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, जितना चार्ज होगा उसके अंदर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पहले वाला को हो गया, दूसरे वाला क्या, जितना चार्ज होगा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्या ये क्लोज सरफेस जो है, छोटा क्लोज सरफेस है तो भी फ्लक्स वही आ रहा, बड़ा वाला क्लोज सरफेस है तो भी फ्लक्स यही आ रहा। मतलब क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सरफेस, मतलब रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आप छोटा सरफेस ले रहे हैं, चार्ज उसमें क्यू है तो भी फ्लक्स वही आएगा। अगर चार्ज सेम रखेंगे तो फ्लक्स नहीं बदलेगा, चाहे आप सरफेस छोटा कर दो, बड़ा कर दो, रेडियस घटा दो, रेडियस बढ़ा दो, चेंज नहीं होगा। मतलब जो फ्लक्स है ना, जो फ्लक्स है वो सेम रहेगा कोई भी क्लोज सरफेस ले लो। जैसे कि देखो ये एक सर्कल ले लिए, चार्ज क्यू है, फ्लक्स क्या होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एक स्क्वायर ले लिए, चार्ज क्यू है, फ्लक्स क्या होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एक रेक्टेंगल ले लिए, चार्ज क्यू है, फ्लक्स क्या होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या हो रहा, फ्लक्स नहीं बदल रहा, शेप बदलने से, शेप साइज बदलने से फ्लक्स नहीं बदल रहा। मतलब फ्लक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है किसी भी शेप और साइज के साथ। देखो सर्कल है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, सब में फ्लक्स क्या होगा
क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, साइज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, सॉरी, साइज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, और किस पे, साइज और शेप दोनों पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है, कितना नेट चार्ज है। सिंपल। ओके, कुछ चीज़ याद रखना कि पॉजिटिव साइन, ध्यान से समझना, कुछ चीज़ याद रखना, जैसे कि अगर आउटवर्ड फ्लक्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कल है प्लस क्यू चार्ज है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। अगर फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा मतलब वो फ्लक्स कैसा है, आउटवर्ड फ्लक्स है। यहाँ पे देखो क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज, क्या है, माइनस क्यू चार्ज है ना, चार्ज को क्या रखना है, चार्ज को उसके साइन के साथ रखना है, ठीक है, क्या रखना है, कीप द क्यू विद द साइन इन गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, ये फ्लक्स कैसा आ रहा है, निगेटिव फ्लक्स, निगेटिव फ्लक्स का मतलब होता है इनवर्ड फ्लक्स, क्या हो जाएगा, इनवर्ट फ्लक्स, है ना, देख सकते हो, ये देखो फ्लक्स क्या हो रहा है, बाहर की तरफ दिखेगा और ये अंदर की तरफ दिखेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे छुपा हुआ है कि अगर एक डायपोल को एक स्फीयर में रखा जाए, डायपोल मतलब क्या, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों को अंदर, ये देखो ये एक स्फीयर है, इसमें एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब डायपोल बन गया। अगर एक डायपोल को एक क्लोज सरफेस में रखा जाए, फ्लक्स क्या होगा, देखो एक पॉजिटिव चार्ज, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये दोनों कट के जीरो आ जाएगा, जीरो मतलब फ्लक्स जीरो। ये सवाल 2019 में आया है, आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस इतना याद रखना, फ्लक्स जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि नेट चार्ज हो गया सरफेस के अंदर जीरो, नेट चार्ज सरफेस के अंदर जीरो मतलब फ्लक्स हो गया जीरो। ओके, क्या है, पॉजिटिव फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स इनवर्ड फ्लक्स, याद रखना है। द क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस बन रहा है उसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे, ठीक है। द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द पॉइंट चार्ज, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो चार्ज होगा उसके साइड क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, सिंपल। चलो अब हम लोग चलते हैं सवाल पे, ठीक है, 2011 का नीट का सवाल। क्या लिखा है, ए चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। एक चार्ज ले लो, इसको एक गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस क्या है, रेडियस आर है, यहाँ पे रख दिए, चार्ज को रख दिए, ठीक है। इफ द रेडियस इज डबल, अब रेडियस डबल कर दोगे तो क्या जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो क्या होगा, बदलेगा या घटेगा, नहीं, क्योंकि रेडियस बदलने से फ्लक्स क्या होगा, रिमेन सेम, क्योंकि उस पर इंडिपेंडेंट है, रिमेन सेम, है ना, क्योंकि रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा फ्लक्स, अभी भी फ्लक्स क्या होगा, अभी भी फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नोट होगा, इफ क्या, रेडियस आर है। अगर फ्लक्स अभी भी क्यू बाय कैपिटल क्यू, सॉरी कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, इफ क्या, रेडियस टू आर है, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहा, सवाल खत्म, रिमेन सेम। चलो एक और सवाल है, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्यूब, देखो सेंटर ऑफ क्यूब पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब, क्या होगा, फ्लक्स क्या लिखेंगे, फ्लक्स, ये एक क्लोज सरफेस है, क्यूब क्या है, क्लोज सरफेस है, जितना उसके अंदर चार्ज है बाय एप्सिलॉन नोट, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ध्यान रखना, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब लिखा है, कोई फेसेस अगर लिखा रहता तो अलग अलग आंसर आता, ठीक है, अभी उस पर सवाल करेंगे। अगर क्या है, फ्लक्स थ्रू क्यूब, ठीक है, क्यूब है तो डायरेक्टली जितना चार्ज है उसको 1/एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल है, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, देखो इस क्लोज सरफेस में कोई चार्ज है नहीं, फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो इंटू एप्सिलॉन नोट, है ना, देखो नेट चार्ज जीरो है, उसको 1/एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, काम खत्म। जब तक क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है तब तक उसमें फ्लक्स नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट वाला सवाल है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या है, कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा। चलो देखो, चल देखो सवाल क्या है, सवाल है, इफ
फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इफ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस जीरो। देखो एक क्लोज सरफेस है, उसका फ्लक्स बोला गया है जीरो है, ठीक है, क्या है, फ्लक्स जीरो है। ओके सवाल, क्या सवाल है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू अगर फ्लक्स जीरो है तो उस फ्लक्स के जीरो होने पे क्या क्या सवाल बन सकता है। पहला, अगर फ्लक्स जीरो है तो सवाल है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। देखो अगर ऐसे समझो कि फ्लक्स जीरो हो गया, क्यों, ये एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो फ्लक्स जीरो है, तो इसके आसपास में अगर चार्ज है, आसपास में चार्ज है तब भी फ्लक्स जीरो है, अगर आसपास में चार्ज नहीं होता तो भी फ्लक्स जीरो होता। लेकिन हम लोग मान लेते हैं आसपास में चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन फ्लक्स नहीं होगा। तो सवाल है द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। अगर मान लो फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 100% जीरो होगा? नहीं, क्या हो सकता है, मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है तो जीरो होगा, अगर इसके आउटसाइड में चार्ज है तो जीरो नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर यहाँ पे मे बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस लिखता तो सही था, लेकिन मस्ट लिखा है, मतलब बोल रहा है कि 100% इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मान लो ये एक क्लोज सरफेस है, यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो सबसे पहले तो फ्लक्स गया, फ्लक्स गया तो और क्या, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी गया। अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है तो फ्लक्स गया, और बाहर में चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड गया। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, बताए थे ना कि अगर में रहता तो सही हो जाता। आगे, द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो। हाँ, अगर सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है तभी फ्लक्स जीरो होगा, तो फ्लक्स को जीरो बता गया है, मतलब क्या, द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो, मतलब सरफेस के अंदर चार्ज बिल्कुल नहीं है तभी फ्लक्स जीरो होगा, रहता तो फ्लक्स जीरो है। यहाँ पे मे नहीं हो सकता है, मे नहीं हो सकता है, ठीक है, मस्ट होगा। ओके, द चार्ज इन द विक्टिनिटी क्या होता है, सराउंडिंग होता है, इसका वर्ड का मतलब है द चार्ज इन द विक्टिनिटी ऑफ द सरफेस मस्ट बी जीरो। देखो ये सरफेस है, सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, फ्लक्स जीरो है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि इसके आसपास में भी चार्ज नहीं है, आसपास में अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे जो सराउंडिंग में है वहाँ पे लिखा रहता मे बी जीरो तो सही था, मस्ट लिख दिया इसलिए गलत हो गया। हाँ, सवाल में रहता कि फ्लक्स भी जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, इसका मतलब सरफेस के अंदर भी चार्ज नहीं है, सरफेस के बाहर भी चार्ज नहीं है, दोनों जगह चार्ज नहीं होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स जीरो होगा। तो ये स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान से पढ़ना, समझ में आएगा कि क्या कह रहा है, ठीक है। एक और उसी टाइप का सवाल है, इसको भी समझना। देखो अगला सवाल है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। ये देखो ये एक स्फीयर है, इसमें एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, है ना, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव मतलब डायपोल हो गया। ओके, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो एक स्फीयर के अंदर एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज रख दिए, मतलब नेट चार्ज हो गया जीरो, नेट चार्ज जीरो मतलब फ्लक्स जीरो। तो क्या लिखा है, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर जीरो। हाँ, फ्लक्स तो 100% जीरो होगा, मस्ट भी जीरो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर। नहीं, देखो चार्ज है ना, एक निगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसा थोड़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होने से रहा, फ्लक्स जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एनीवेयर। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो द सर्कल ऑफ स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो, ना ही सर्कल पे होगा, ना ही सरफेस पे होगा, ना ही सराउंडिंग में होगा, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डायपोल है तो डायपोल अंदर में है तो नेट चार्ज जीरो हो गया, नेट चार्ज जीरो हो गया मतलब फ्लक्स जीरो हो गया। ओके, तो ये स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान से संभाल के पढ़ना होगा, ठीक है। चलो, ये 2019 में सवाल आया था कि सवाल ये है कि एक स्फीयर के अंदर एक डायपोल रख दो। ये एक स्फीयर है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज रखो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखो, तो डायपोल रख देंगे। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस हो गया जीरो, तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस क्या हो गया, जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब फ्लक्स इनसाइड द सरफेस है जीरो। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज इन द स्फीयर, क्या हो गया, जीरो, सिंपल।
ओके। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अच्छा सवाल है, इस पे सवाल बन सकता है या फ्यूचर में आ सकता है, ठीक है। सवाल है, ए चार्ज क्यू इज सिचुएटेड द सेंटर ऑफ इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस। देखो, अगर ये एक पूरा का पूरा स्फेयर है, ठीक है, और इसको आधा से काट दो, आधा से काट दो, हेमिस्फेयर हो गया। और इस स्फेयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा दिया, आधा से काट दोगे तो आधा चार्ज भी गायब हो जाएगा। तो वही सवाल है कि अगर एक हेमिस्फेरिकल सरफेस में एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है, एक, ठीक है, ऐसे समझो, ये एक पूरा स्फेयर है, टोटल चार्ज इसमें क्यू है, आधा काट देंगे तो भी चार्ज यहाँ पे इतना ही रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर हेमिस्फेयर है और पूरा का पूरा स्फेयर है तो फ्लक्स क्या होगा, यही सवाल पूछा गया है कि आप हेमिस्फेरिकल सरफेस में अगर चार्ज क्यू रखा हुआ है तो फ्लक्स बताएं, और पूरा का पूरा स्फेयर में चार्ज क्यू रखा हुआ है तो बताएं क्या फ्लक्स। तो देखो, अगर कंप्लीट स्फेयर के अंदर चार्ज रखा है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर एक हेमिस्फेयर के अंदर एक अभी भी चार्ज उतना ही है, ऐसा नहीं है कि हेमिस्फेयर के अंदर चार्ज आधा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं समझना है कि चार्ज आधा हो गया। अभी भी इस हेमिस्फेयर में सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज ही है, लेकिन हेमिस्फेयर का क्या होता है, कुछ 3D में कुछ ऐसा होता है कि चार्ज उसका आधा हो जाता है या आधा उसके एरिया में दिखता है, इसी वजह से उसका फ्लक्स क्या हो जाता है, हाफ हो जाएगा, है ना, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक इमेजनरी चीज़ें हैं, इसको ऐसे 2D में नहीं दिखा सकते, ठीक है, पेन एंड पेपर पे नहीं दिखा सकते। तो इसको इस तरह से याद ही कर जाना कि कंप्लीट स्फेयर का Q/एप्सिलॉन नॉट और हेमी स्फेयर का Q/2 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? चलो एक और सवाल पे आ जाते हैं। सवाल है कि एक चार्ज है Q लोकेटेड द सेंटर ऑफ क्यूब, एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब बना लो, ध्यान से देखो, है ना, ये क्यूब बना लिए और इस क्यूब के सेंटर पे, इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रख दिए, ठीक है। तो बताना इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एनी फेसेस, यहाँ पे ये नहीं बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एनी फेसेस। तो टोटल कितना फेस होता है, टोटल होता है इसमें 6 फेस, ठीक है, टोटल कितना होता है, 6 फेस होता है। तो क्या बोला है, किसी एक फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा उसका वैल्यू बताएं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो क्यूब लिखा रहे तो डायरेक्टली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखो। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ईच फेस लिखा रहे या एनी वन फेस लिखा रहे, ठीक है, ईच फेस लिखा रहे तो क्या करेंगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना फेस होता है, 6, 1/6, ये हो गया, टोटल हो गया 1/6। मतलब ईच फेस रहे एनी वन फेस या ईच फेस या वन फेस लिखा रहे तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल जो फेस है उससे डिवाइड कर देना 1/6। ओके, अब आंसर तो कहीं नहीं दिख रहा था, देखो ये 4/पाई, 4 पाई कैंसिल हो गया, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 6, तो आंसर ये है, आंसर क्या है, ये वाला है, ठीक है, ध्यान रखना, ये 4 पाई को कैंसिल कर दोगे तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 6 बच जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ये ध्यान रखना। स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ उस पर कमांड रखना कि अगर सवाल पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस, एनी फेस, ईच फेस, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 6। आगे और भी सवाल है क्यूब पे जिसमें स्टेटमेंट बदलेगा, ठीक है, तो स्टेटमेंट में आंसर अलग अलग आता है फ्लक्स का इन क्यूब, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट करा दिया जाएगा, अभी बस इतना ही रखो। इसके ओके, एक और सवाल है, इसको भी कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, ए चार्ज क्यू कितना है, माइक्रोकुलम इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस, है ना, एक फेस से। तो देखो चार्ज जो है यहाँ पे उसको क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 10⁻⁻6, फ्लक्स ईच फेस पूछा है ना, तो Q इंटू 10⁻⁻6 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6, है ना, 1/6 एच फेस, है ना, ईच फेस का पूछा है तो Q इंटू 10⁻6 एंड 6 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे और भी क्यूब का सवाल है उसको भी कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।